हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कहानी के बारे में जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। किसी रियल इंसान का रियल एक्सपीरियंस है ये। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसका ना है कोई ठोस सबूत, ना है एक्सप्लेनेशन। अथॉरिटी ने इस केस को छुपाने की पूरी कोशिश करी क्योंकि इससे जुड़े जो सवाल थे उनके जवाब उनके पास नहीं थे। साइंस तक फेल कर चुका था इसके सामने। तो सबने इसे इमेजिनेशन का नाम दे दिया, सच को झुटलाने की कोशिश करी। लेकिन जिनके साथ ये हादसा हुआ वो इसे कभी भुला नहीं पाए। उस रात की यादें काले साए की तरह उनका पीछा करती रही कई सालों तक। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात, चलिए जानते हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी 2001 में, जब पेंसिल्वेनिया के रूरल एरिया में रहने वाले कैम्पबेल फैमिली को अपने घर में एक लाश मिली थी। एक कंप्लीटली अनजान व्यक्ति की लाश, वो भी रात के 2 बजे। घर में तब सिर्फ 3 लोग थे, डैन और उनके 2 बच्चे, 14 साल का जोसेफ और 6 साल की जूल्स। देर रात जब जूल्स पानी पीने किचन की तरफ जा रही थी, तभी पहली बार उसे वो आदमी दिखता है। वो डर जाती है और अपने भाई और माँ को बुलाने भागती है। अब ऐसे हादसे से कोई भी डर जाएगा। डैना की हालत तो और बदतर थी। 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और पुलिस के साथ उनकी जो बातचीत होती है उससे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। कुछ छोटे छोटे डिटेल्स जो केस को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जूल्स का स्टेटमेंट। उसका कहना था उसने जब पहली बार उस आदमी को देखा तब वो जिंदा था। जूल्स ने उससे बात भी करी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वो आदमी जूल्स को उसके नाम से बुला रहा था। मतलब वो जूल्स को पहचानता था, मगर कैसे? जूल्स ने तो पहले कभी उसे नहीं देखा। बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहा था वो आदमी। जूल्स उनका मतलब समझ नहीं पाई। वो भागी अपने भाई को बुलाने, और जब वो दोनों वापस आए तब वो आदमी जमीन पर लेटा था, ना हिल रहा था ना बात कर रहा था। जोसेफ को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। दूर से उसने गेस कर लिया कि वो आदमी मर चुका है, तो वो गया अपने माँ को बुलाने। डैना पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, ये दोनों भाई बहन क्या बोल रहे हैं, कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे। रात के 2 बजे उनके घर कौन आ सकता है? सारी खिड़की दरवाजे तो लॉक्ड है। जरूर ये लोग बात का बतंगर बना रहे होंगे। डैना बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती उनके बातों को, लेकिन फिर उनका टेंस्ड फेस देखकर वो समझ जाती है मामला कुछ गड़बड़ है। वो लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? वो उसी वक्त अपने बच्चों को कमरे में रुकने के लिए कहकर खुद चेक करने जाती है। सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था एक साथ। कौन हो सकता है वो आदमी? कोई शराबी जो नशे में घर में घुस गया और फिर यहीं पर सो गया? एक सेकंड के लिए तो डैना को यह भी ख्याल आया कि ये उनके पति तो नहीं, डीन, जो पिछले कई महीनों से गायब है। अगर ये डीन हुए, उसे नहीं पता वो बच्चों को कैसे संभालेगी। यही सब सोचते सोचते फाइनली जब डैना उस आदमी के पास पहुंची, सबसे पहले उसकी नजर पड़ी उस आदमी के फिंगर्स के तरफ। इतने लंबे फिंगर्स डैना ने पहले कभी नहीं देखा। लिटरली उसके पैर को छू रहे थे वो फिंगर्स। क्या ये किसी इंसान के हो सकते हैं? उस आदमी का चेहरा नीचे की तरफ था, जिसे देखने के लिए डैना को उसे पलटना पड़ा। और ठीक तभी, बस कुछ सेकंड के लिए डैना को ऐसा लगा कि ये डीन है, उसका पति, जबकि वो नहीं था। इस आदमी का चेहरा बिल्कुल ही अलग था, बट स्टिल उसे लगा। क्यों और कैसे नहीं पता। कुछ देर बाद फाइनली जब उसे यकीन हो गया कि ये कोई और है, उसने खुद को संभाला और बॉडी को चेक करना स्टार्ट किया। बीइंग अ सर्टिफाइड नर्स, उसे कुछ सिम्टम्स बहुत अजीब लग रहे थे। ये लाश जैसी लग नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा सो रहा है, अभी बुलाने पर ही जाग जाएगा। इस लाश का शरीर ठंडा तो पड़ चुका था, मगर रंग उतरा नहीं था। स्किन पेल नहीं पड़ा था।
डायना ने जब उसका पल्स चेक किया, उसे 2 सेकंड के लिए हार्ट बीट मिला और फिर गायब हो गया। इट्स सो स्ट्रेंज। उसे ये भी लगा कि उस आदमी को पलटते वक्त उसने पलकें झपकाई, ऐसे कोई जिंदा इंसान है वो। मगर डायना को पता था ये मर चुका है, तो फिर उसे ये सब क्यों लग रहा था? उससे कुछ समझ नहीं आता, ये हो क्या रहा है उसके साथ। क्या ये आदमी मरने का नाटक कर रहा है, सांस रोक रखा है? नहीं, वो आदमी सच में मर चुका था। पुलिस ने भी कंफर्म किया इस बात को। उन्होंने डायना के अलावा उसके बच्चों से भी बात करी, अलग अलग से सबको इंटेरोगेट किया। सभी का जवाब ऑलमोस्ट सेम ही था, वो इस आदमी को नहीं जानते। तो फिर ये अंदर कैसे आया? डायना से पता चलता है कि वो कल रात 12:30 बजे के आसपास सो गई थी और बच्चों ने उस आदमी को देखा 2 बजे के आसपास। मतलब जो कुछ भी हुआ इस 1.5 घंटे के अंदर हुआ। दरवाजे पर फोर्स एंट्री की कोई साइन नहीं थी, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इसके पास इस घर की चाबी थी। ऊपर से जूल्स ने कहा कि वो उसका नाम जानता था, इनफैक्ट सबका, मतलब जान पहचान का ही कोई होगा। पुलिस को बार बार शक हो रहा था कि ये आदमी डीन ही है, नहीं तो डायना ने उसके मिसिंग होने के बाद पुलिस में कोई कंप्लेन क्यों नहीं की? उसका पति इतने दिनों से गायब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही सवाल पुलिस डायना से भी करती है और जवाब में पता चला कि डीन ऐसा पहले भी कर चुका है। सालों तक गायब रहता था वो। पहले एना भी बहुत टेंशन करती थी, अब आदत से पड़ चुकी है। उसके जवाब से पुलिस का ध्यान और एक बात पर पड़ता है, घर में डीन का कोई फोटो नहीं है। तो ये हो सकता है कि उसके बच्चे भूल चुके हैं वो कैसे दिखते हैं। शायद यही डीन है, उन्हें समझ नहीं आ रहा और किसी कारण की वजह से डायना सच एक्सेप्ट नहीं कर रही। कुछ भी हो सकता है। पुलिस किसी को शक के दायरे से बाहर नहीं रख रही थी। बच्चों को फिर से पूछताछ की जाती है। उन्होंने उस आदमी को जिंदा देखा या मुर्दा, ये क्लियर नहीं हो रहा था। जूल्स एक 6 साल की बच्ची है, उसके बातों पर इतना भरोसा करना क्या ठीक होगा? ऑफिसर जोसेफ से यह तक पूछते कि उसे क्या लगता है, क्या ये आदमी उसके पिता का कोई दोस्त हो सकता है जिसे शायद उसके पिता ने ही चाबी दिया है? लेकिन जोसेफ ये मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके पिता इतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। पुलिस ने लाश को पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पेपर में ऐड दिया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे, डॉक्टर लैम्बर्ट, उनके लिए भी ये केस एक एक्सेप्शन था। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद उनके पास कई सारे सवालों के जवाब नहीं थे। वो समझ नहीं पा रहे थे इस आदमी की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे। शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं थे, कोई टॉर्चर के निशान नहीं थे, कोई ट्रॉमा साइंस नहीं थे। शरीर बिल्कुल नॉर्मल नरिशमेंट का था। उसके स्टमक में कोई स्पेसिफिक फूड भी नहीं मिला जो मौत का कारण हो सकता था। किसी तरह के कोई ड्रग्स या फिर उस तरह के कोई चीजें नहीं मिले। सारे ऑर्गन्स बिल्कुल सही सलामत थे। आइडेंटिफाई करने लायक कोई टैटू या फिर कोई मार्किंग्स भी नहीं मिला शरीर पे। बस एक ही चीज ध्यान देने लायक थी, उसके फिंगर्स। मापने पर पता चला वो 25 इंचेस के आसपास है, जबकि उसके हाथ और पाम काफी नॉर्मल दिख रहे थे। शरीर का और कोई हिस्सा इतना लंबा नहीं था। जब 2 महीनों तक एडवर्टाइजमेंट रन करने के बावजूद इस आदमी का कोई पहचान नहीं मिला, तो पुलिस ने लाश को दफनाने की डिसीजन ली। लोकल सेमेट्री में कांटेक्ट भी किया गया, मगर दफनाने से ठीक 1 दिन पहले ही वो लाश अचानक से ही कहीं गायब हो गई। कहां, किसी को नहीं पता। मॉर्ग में काम करने वाले किसी ने कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश हवा में कहीं गायब हो गई। और उसके बाद डॉक्टर लैम्बर्ट ने पुलिस को कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उन सबको पता था इस केस का और इस लाश का फॉरेंसिकली कितना सिग्निफिकेंस है, इसीलिए लाश को बहुत ही अच्छे से टेक केयर किया जा रहा था। मगर डॉक्टर के मुताबिक इस लाश में कुछ बहुत अजीब सिम्टम्स थे जो नॉर्मली किसी ह्यूमन बीइंग के नहीं हो सकते। उन्होंने कहा,
उस आदमी का डीएनए वो लोग ट्रेस नहीं कर पाए, बहुत कोशिश करके भी नहीं। पता नहीं टेक्निकल इश्यूज थे, उनके मशीन में कुछ खराबी थी या फिर कुछ और, जो भी हो उसका डीएनए नहीं मिला। एडिशनली उसके फिंगर्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे थे। डॉक्टर के सामने वो 25 इंचेस से 40 इंचेस तक हो चुके थे और उनका डायरेक्शन था मॉर्ग के दरवाजे की तरफ। लास्ट जब डॉक्टर लैम्बर्ट ने चेक किया था, वो फिंगर्स डोर को टच कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार के लिए भी वो फिंगर्स नीचे की तरफ नहीं झुके, बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़ते रहे। कैसे? डॉक्टर के पास इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन वो सच कह रहे हैं, इसके सबूत जरूर थे। उन्होंने पुलिस को दिखाने के लिए पहले ही फोटोज निकाल के रखे थे, थैंकफुली। नहीं तो पुलिस के पास कुछ नहीं बचता सबमिट करने के लिए। लाश के गायब हो जाने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। और फिर एक दिन अचानक ही शहर के एक पार्किंग लॉट में फिर से वो लाश दिखती है, वो भी उसी फैमिली को जिनके घर से एग्जैक्टली 2 महीने पहले ये लाश पहली बार मिली थी। इस बार भी जूल्स को ही दिखती है पहली बार वो लाश, और पिछली बार की तरह इस बार भी ये लाश उससे बात करती है। उस दिन जूल्स अपने माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी। जब उसकी माँ गाड़ी में सामान लोड कर रही थी और जूल्स बाहर खड़ी थी, तभी उसे वो आदमी दिखता है। वो खड़ा था और उसके फिंगर्स गाड़ी के ऊपर रखे थे। पहले से भी लंबे हो चुके थे, वो ऑलमोस्ट पूरे गाड़ी को ही कवर कर लिया था। वो आदमी जूल्स से मिलने आया था, मगर जब जूल्स ने उससे कहा उसके माँ से मिलने के लिए, नहीं तो कोई यकीन नहीं कर रहा कि जूल्स ने एक लाश को जिंदा देखा है, वो आदमी मना कर देता है। कहता है वो डैना से मिल चुका है, अभी उसे और किसी से नहीं मिलना। इस बातचीत के दौरान ही डैना का काम खत्म होता है और वो देखने आ जाती है उसकी बेटी किससे बात कर रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन की तरफ और डर से उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। ये तो वही आदमी है, बिल्कुल पिछली बार की तरह जमीन पर पड़ा है, मर चुका है वो। डैना को समझ नहीं आता बार बार ये किस्सा उनके साथ ही क्यों हो रहा था। वो उसी वक्त पुलिस में खबर करती है और इस बार दूसरा ऑफिसर्स उन्हें इंटेरोगेट करने आते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। आउटपुट सेम ही निकलता है, क्योंकि जूल्स वही कहती है जो सच है, जो उसने अपने आंखों से देखा है। इस बार पुलिस इस लाश को लेकर काफी केयरफुल रहती है। भले ही उनके पास कोई सबूत नहीं थे कि ये वही लाश है, क्योंकि मैच करने लायक तो उनके पास कुछ भी नहीं थे, फिर भी सभी श्योर थे कि ये वही है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लैम्बर्ट, पिछली बार जब ये लाश मिली थी तब उसके मौत को 2 घंटे हुए थे। उस हिसाब से अभी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसका शरीर 1% भी डिकम्पोज नहीं हुआ था। एग्जैक्टली जैसे लास्ट टाइम डैना को लगा था कि वो अभी अभी मरा है, इस बार भी डॉक्टर्स को यही लगता है। लेकिन कोई आदमी मर के फिर से जिंदा होके फिर से कैसे मर सकता है? जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, इस केस को लेकर कंफ्यूजन उतना ही बढ़ रहा था। इस बार लाश के मिलने पर पुलिस और कोई रिस्क नहीं लेती। नया कुछ तो पता चल भी नहीं रहा था, तो वो लोग उसे इमीडिएटली दफनाने की डिसीजन लेते हैं। इस बार भी पुलिस को शक होता है कि ये डीन की ही लाश है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन मैच काफी हद तक कर रहा था, मगर जहां फैमिली डिनाई कर रहा था वहां पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एट द सेम टाइम इस सब का असर कैम्पबेल फैमिली के लाइफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। वो लोग ऑलरेडी डीन को लेकर परेशान थे। जोसेफ और जूल्स तो मान ही चुके थे कि वो मर चुके हैं, मगर डैना नहीं। उसे उम्मीद थी कभी ना कभी वो जरूर लौटेंगे। मगर पिछले 2 महीनों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके कारण साइकोलॉजिकली वो लोग बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रहने लगे थे। सबसे ज्यादा जोसेफ। डैना और जूल्स अपने अपने उम्र के कारण अपने तरीके से सिचुएशन से डील करने लगे थे, मगर जोसेफ बीइंग अ टीनेजर काफी ज्यादा वल्नरेबल फील कर रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ। उसके दिमाग में हर वक्त अजीबोगरीब डार्क थॉट्स घूमने लगे थे। वो ना अडल्ट था जिससे सब कुछ प्रैक्टिकली जज कर पाए, ना कोई बच्चा था जो सब कुछ फेयरी टेल समझकर भूल जाए। उसका दिमाग ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था। कुछ भी ठीक तरह से एनालाइज नहीं कर पा रहा था वो। उसके सिम्टम्स पहली बार उसके टीचर्स नोटिस करते हैं। जोसेफ स्कूल तो जाता था मगर वो पहले की तरह चीयरफुल नहीं रहा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। बहुत डरा डरा सा रहने लगा था वो, ऐसे किसी से छुपने की कोशिश करता था। ना किसी से बात करता था ना खेलता था। एक दिन वो अचानक से ही स्कूल से गायब हो गया। वो स्कूल आया था, क्लास में उसके सामान पड़े थे, बस वो नहीं था। बहुत ढूंढने पर कुछ स्टूडेंट्स को पता चला वो बाथरूम में है, खुद को लॉक कर लिया है क्यूबिकल के अंदर। उन्होंने उसी वक्त टीचर्स को इन्फॉर्म किया और टीचर्स ने डैना को। बहुत ही ज्यादा रो रहा था जोसेफ। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था, साथ में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ भी था वो। काफी मुश्किल से टीचर को पता चला कि उसे स्कूल के हॉलवे में एक डेट मैन दिखा है और वो उसी से छुपने के लिए यहाँ पर खुद को लॉक कर रखा है। उसे लगता है वो डेट मैन उसके पिता है। अब ऐसी बातें सुनकर किसे टेंशन नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये उसका वहम था। स्कूल में ऐसी कोई लाश नहीं थी। टीचर उसे लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड थे। सबको पता था उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसे स्कूल से 2 हफ्ते के लिए छुट्टी दी गई जिससे उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो सके। उसे काउंसलिंग की सख्त जरूरत थी। सरप्राइजिंगली ये हादसा जोसेफ के साथ 4 मार्च को हुआ, मॉर्ग से उस लाश के गायब होने के ठीक एक दिन बाद। क्या कोई कोइंसिडेंस था? शायद नहीं। इसके कुछ दिन बाद एक और हादसा होता है। उन्हें कॉल मिलता है लोकल सिमेट्री से जहां उस लाश को दफनाया गया था। एंड गेस व्हाट, वो लाश फिर से गायब हो चुकी थी अपनी कब्र में से। ये इंफॉर्मेशन तो चौंका देने वाली थी ही, साथ में जो डिटेल्स दिए गए वो इससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। पता चला सिमेट्री ऑफिशियल्स को उस ग्रेव के आसपास 10 बहुत ही डीप गड्ढे मिले जो जमीन के नीचे की तरफ जा रहे थे, और जिस बॉडी बैग में उस लाश को रैप किया गया था उसके अंदर भी सेम होल्स थे। उन लोगों ने एक पेनिट्रेटिंग रैडस से चेक भी किया, लेकिन अंदर उन्हें कोई लाश नहीं दिखी। तो अभी वो लोग उस ग्रेव को बंद कर रहे हैं। इधर जब लाश के फिर से गायब हो जाने से पुलिस परेशान हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें एक और अजीब खबर मिलती है। एक डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से लापता है, फ्रांसिस ट्रॉय नाम से। ये कभी डॉक्टर लैम्बर्ट के साथ काम किया करते थे। उस लाश के ऑटोप्सी के वक्त भी वो मॉर्ग में ही प्रेजेंट थे। उस पर बहुत दिनों से पुलिस का शक था कि वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स चोरी करता है। उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तो अभी जब वो गायब है, साथ में वो लाश भी, तो सबका शक उस पर ही जा रहा था। कहीं उसी ने तो उस लाश की चोरी नहीं की। पुलिस बहुत डेस्परेटली उसे ढूंढने लगी। हर तरफ पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन काफी दिनों तक कुछ पता नहीं चला। और फिर एक दिन अचानक से पुलिस को एक कॉल आया एक मोटेल से। एक लड़की ने उन्हें इन्फॉर्म किया वहां पर अभी अभी एक आदमी ने चेक इन किया है जिसका हुलिया उनके वांटेड पोस्टर के आदमी से मैच करता है। भले ही नाम अलग क्यों ना हो, वो श्योर है ये वही आदमी है। साथ में पुलिस को ये भी पता चला कि उसके साथ एक बड़ा सा ट्रॉली भी है, इतना बड़ा कि उसमें आराम से एक लाश कैरी की जा सकती है। पुलिस और देर नहीं करती, उसी रात हमला कर देती है उस आदमी के रूम में। उन्हें वहां ट्रॉय मिल जाता है, मगर वो मर चुका था, प्रोबेबली सुसाइड। बिस्तर पर लेटा था वो। उसके हाथ में गन थी जिससे उसने अपने आप को शूट किया होगा, और उसके खून से पूरा बिस्तर लथपथ हो चुका था। उन्हें वो ट्रॉली भी मिलती है, मगर वो बिल्कुल ही खाली थी। अंदर था तो बस एक सुसाइड नोट और उस लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट। ये ट्रॉय का पर्सनल वर्जन था, डॉक्टर लैम्बर्ट से थोड़ा अलग।
उससे उस लाश के बारे में एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस को। पता चलता है ट्रॉय ने उस लाश का फिंगरप्रिंट ट्रेस करने की कोशिश करी थी, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उन लंबे लंबे उंगलियों पर कहीं कोई पैटर्न नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी केमिकल से उसके स्किन को अलग किया गया होगा। ट्रॉय को पहले वही लगा, मगर बहुत ध्यान से चेक करने पर भी उसे उन फिंगर्स पर किसी तरह के कोई केमिकल ट्रेस नहीं मिले। उसके फिंगर्स नेचुरली वैसे थे, जो कि इम्पॉसिबल है। ट्रॉय के सुसाइड नोट में उस लाश का कोई वेयरअबाउट्स मेंशन्ड नहीं था, ना उसने अपने गुनाहों के बारे में कन्फेस किया था। लेकिन माइन्यूटली चेक करने पर पुलिस को उसी ट्रॉली में कुछ ब्राउन हेयर स्ट्रैंड्स मिलते हैं, जो ट्रॉय के नहीं हो सकते। उसके हेयर कलर तो ग्रे था, इसका मतलब ये जरूर उसी लाश के होंगे। ट्रॉय ने उसे इसी ट्रॉली में छुपाया था, मगर अभी वो कहाँ है, ओनली गॉड नोस। उस रात उस मोटेल से पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उस लाश को पाने की उम्मीद भी वो लोग छोड़ चुके थे, मगर इसके कुछ दिन बाद उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिलता है जब उन्हें कॉल करती है डैना कैंपबेल। नहीं, इस बार उस लाश के बारे में इन्फॉर्म करने नहीं, बल्कि अपने बेटे जोसेफ का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। वो गायब हो चुका था। अब जैसे कि हम सबको पता है, वो साइकोलॉजिकली ट्रबल्ड था। पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत कुछ दिखाई और सुनाई दे रहे थे, जिनका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। उसका काउंसलिंग भी चल रहा था। कुछ दिन पहले उसने अचानक अपने माँ से कहा कि उसे डैड का कॉल आया है, यानी कि डीन का। उन्होंने उसे मिलने बुलाया है। डैना को लगा नहीं था कि वो सच में उनसे मिलने चला जाएगा, लेकिन आज स्कूल से लौटने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और अपने बहन से कहा कि वो न्यू जर्सी जा रहा है ब्लू स्टार मोटेल में अपने पापा से मिलने, और सच में घर से निकल गया। जब तक डैना घर लौटी, जूल्स ने उसे सब कुछ इन्फॉर्म किया, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। उसने बस स्टॉप पे जाके भी चेक किया, लोगों से पूछताछ की, जोसेफ की फोटो दिखाई। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और कहा उन्होंने उसे बस में चढ़ते हुए देखा है, बट दैट्स ऑल। उसके बाद से ही वो गायब है। डैना बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। अब बस पुलिस ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो अपने पति को तो खो चुकी है, अभी अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। फॉर्चुनेटली पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। डैना से उन्हें यह पता चलता है कि जोसेफ को कॉल उसी दिन आई थी जिस दिन उस मोटेल में ट्रॉय ने चेक इन किया था, तो हो सकता है ये पूरा खेल उसी का हो। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो कॉल सच में ही डीन ने ही किया था। इट वॉज अ मियर कोइंसिडेंस। लेकिन डीन को अगर अपने बेटे से मिलना होता, वो अपने घर ना जाकर उसे इतने दूर इस मोटेल में क्यों बुलाते? जहां पुलिस को लग रहा था इसके पीछे ट्रॉय का हाथ है, उन्हें बस उसका मोटिव पता करना है, वहां डैना को लग रहा था ये सब जोसेफ का हेलुसिनेशन है। उसे किसी का कॉल नहीं आया, उसने सब कुछ खुद से इमेजिन कर लिया, और इसीलिए डैना को और ज्यादा डर लग रहा था। आजकल वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है, कहीं हड़बड़ी में उसने खुद को हार्म कर दिया तो। पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसी रात पूरे फोर्स के साथ उस मोटेल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हर एक कमरे में जाके सर्च किया जाता है, हर एक गेस्ट से पूछताछ की जाती है, मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद जोसेफ का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता। इनफैक्ट किसी ने तो उसे देखा भी नहीं था। ऐसे सर्च करते वक्त एक ऑफिसर मोटेल के यूटिलिटी एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां नॉर्मली किसी भी गेस्ट का जाना मना था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वहीं पर एक बहुत बड़ा राज छुपा है। वो लाश जो गायब हो चुकी थी, वो वहीं पर थी, हमेशा की तरह जमीन पर पड़ी, और उसकी उंगलियां खिड़की से बाहर की तरफ इशारा कर रहे थे। एटलीस्ट 14 फीट के हो चुके थे उसके फिंगर्स। उसे देखकर ऑफिसर्स इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। ऐसा भयानक नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने डर के मारे अपने 2 कलीग को बुला लिया और इसके साथ क्या करना है ये जानने के लिए अपने चीफ ऑफिसर को कॉल किया। उन्हें बताया गया उस बॉडी को सील करके पुलिस स्टेशन भेजने के लिए, लेकिन उसके लिए तो बॉडी बैग चाहिए, जिसे लाने के लिए एक ऑफिसर ऊपर चले गए,
दूसरा गए अंदर कहीं जोसेफ छुपा है या नहीं देखने के लिए, और तीसरा ऑफिसर बाहर निकले ये देखने कि वो फिंगर्स कितने दूर फैल चुके हैं। मगर कुछ देर बाद जब ये तीनों लोग फिर से लाश के पास इकट्ठा हुए, तब तक वो लाश गायब हो चुकी थी फॉर द 4th टाइम। इस सब के बीच खुशी की बात बस यही थी कि जोसेफ वापस आ चुका था। उस मॉडल से नहीं बल्कि बस स्टॉप से। वो कभी उस मॉडल तक गया ही नहीं। भले वो कितना ही कन्विंस्ड क्यों ना हुआ हो कि वो कॉल उसके डैड ने ही किया था, क्योंकि वो आवाज उनकी ही थी। भले उसका दिल उसे जाने को बोल रहा हो, मगर उसने अपने दिमाग की सुनी, खुद पर काबू किया। उसे पता था पिछले कई महीनों से उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, कोई उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। इसीलिए वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया और उसी बस स्टॉप पे रुक गया। वहीं से एक ऑफिसर ने उसे रेस्क्यू किया और उसके माँ के पास भेज दिया। अगले कुछ दिनों तक जोसेफ को मेंटल हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा, उसी के भलाई के लिए। नहीं तो कंटिन्यूअस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाते। वो भी अपने पिता की तरह बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बन जाता। ये डैना होने नहीं दे सकती थी। उसने जोसेफ का बहुत ख्याल रखा, ट्रीटमेंट करवाई, और धीरे धीरे जोसेफ अपने ट्रू सेल्फ में वापस आने लगा। मगर उसके नाइटमेयर्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी उसे कभी कभी लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, और वो फिंगर्स, वो अभी भी कई बार उसे चेस करते हैं। रात में सोते वक्त कई बार उसे एहसास होता है कि वो फिंगर्स दरवाजे के नीचे से या खिड़की के बाहर से उसी के तरफ बढ़ रहे हैं, मगर वो ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता है ये उसके वहम है, वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। लेकिन क्या हॉस्पिटल में मौजूद बाकी पेशेंट्स भी हेल्यूसिनेट कर रहे हैं? उन्हें भी तो वो फिंगर्स दिखते हैं, अपने बेड के नीचे जमीन पर धीरे धीरे क्रॉल करते हुए, जोसेफ की तरफ बढ़ते हुए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। छूट जाते हैं हजारों सवाल। आखिर वो लाश थी किसकी? क्या वो कोई इनह्यूमन एंटिटी थी या फिर कोई एलियन? वो इस परिवार के पीछे क्यों पड़ा था? कैसे मुझे लगता है वो लाश असल में डेन की ही थी, या तो शैतान ने उस पर कब्जा किया था उसके मेंटल स्टेट का फायदा उठाते हुए, और उसके जरिए उसके परिवार को अपना शिकार बनाना चाहता था, या फिर वो एक इनह्यूमन एंटिटी था जो पैरासाइट की तरह डेन के शरीर में रहने लगा। अपनी शक्तियों से वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता था, वो भी अपने फिंगर्स की मदद से। इसीलिए उसके फिंगर्स ग्रेजुअली लंबे हो रहे थे और उनके कोई इंप्रेशंस भी नहीं थे, सिंपली बिकॉज वो इंसान ही नहीं था। इसीलिए ग्रेव में 10 होल्स मिले थे, 1 होल फॉर ईच फिंगर। शायद इस पोजीशन के कारण ही उसके चेहरे पे बदलाव आए थे और इसीलिए उसके परिवार ने उसे पहचान नहीं पाया। ऑल्सो वो सिर्फ बच्चों से कम्युनिकेट कर पाता था उनके प्योर सोल्स के कारण, और जब कोई देख नहीं रहा हो सिर्फ तभी खुद को टेलीपोर्ट कर सकता था। आई नो इट्स सो मेस्ड अप, बट अगेन हर चीज का एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिल सकता ना। गाइस, आपको क्या लगता है और क्या थ्योरीज हो सकते हैं इसके पीछे? कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।